क्या यह 2008 जैसी मंदी की शुरुआत हो चुकी है? सेंसेक्स 16% गिर गया और मिड कैप आपका 22% के आसपास ऊपरी लेवल से, जो अपने टॉप पीक से मैं बात कर रहा हूँ, पीक से 22% के आसपास करेक्ट हो गया। क्या इसके कारण पड़ गए कि बीएसई लिस्टेड कंपनियों में स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ दिनों में 9 लाख करोड़ के आसपास का कंपनियों की वैल्यूएशन घट गई। फरवरी के लास्ट हफ्ते में, यानी कल परसों की बात है, स्टॉक मार्केट में भयंकर गिरावट आ गई। सेंसेक्स लगभग 6000 पॉइंट ऊपरी लेवल से गिर चुका है। निफ्टी 23,000 के नीचे आ चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हैवी ब्लडबाथ चालू है। तो 2008 की ग्लोबल रिसेशन जैसी मंदी आ रही है, या कि फिर ये सिर्फ एक हैवी करेक्शन है और कुछ नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पैनिक मोड ऑन करना चाहिए, या कि फिर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ग्रैब करना चाहिए। इस वीडियो में हम इस स्टॉक मार्केट के क्रैश के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, और इसमें ये भी जानेंगे कि मार्केट कब रिकवर हो सकता है, और रिकवर होगा तो क्यों होगा, और अभी गिरेगा तो क्यों गिरेगा। अभी बात करते हैं 2024 के उस टाइम की, अक्टूबर के आसपास की, जब बाजार अपने टॉप पे था। निफ्टी 26,000 के ऊपर पहुंच गया था। आपका सेंसेक्स जो था 80,000 के ऊपर चला गया था। फरवरी आते आते लगभग 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बाजार अचानक से इतना ज्यादा करेक्ट हो गया? कोई तो रीजन रहा होगा। इसके कुछ कारण है, जैसे सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक स्लोडाउन और वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। तो इसमें इकोनॉमिक स्लोडाउन में क्या क्या इम्पैक्ट किया, जैसे कि आपका जीडीपी ग्रोथ जो है कम हो गई। पहले 8.5 के आसपास थी, जो कि 6.2 आ गई। ये एक कारण पड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए। दूसरा कारण आईटी और बैंकिंग का क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत कमजोर आया, जिसके कारण से और भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। अब हाई इंटरेस्ट रेट होने के कारण लोन में कमी आ गई, मतलब लोन लोग कम लेने लगे, क्योंकि भाई इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो इसके कारण से ये भी इम्पैक्ट पड़ा आपका इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए। इन्वेस्टर्स अब कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर परेशान है। अब देखिए, जब कंपनियों का प्रॉफिट डाउन होता है तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पे, और जब स्टॉक प्राइस गिरता है सीधे इंडेक्स पे उसका असर होता है, और जब इंडेक्स गिरता है तो जाहिर सी बात है अपने देश की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो इसी कारण से ये सारी चीजें एक के ऊपर एक बनती चली गई, जिसके कारण से ये हो गया। अगर इकोनॉमी और कमजोर हुई तो क्या बाजार में और गिरावट आ सकती है? ये सवाल आपसे है, प्लीज उसको कमेंट कीजिए एक बार कि आप क्या इसके बारे में सोचते हो। एफआईआईज़ की जबरदस्त बिकवाली और इनका ऐसा क्या रीजन पड़ रहा है कि अचानक से इनको इंडिया में अपनी क्या कमी दिख रही है और चाइना में क्या अच्छा लग रहा है, क्यों ये भाग रहे हैं यहाँ से? तो देखिए, एफआईआईज़ यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी हिंदी भाषा में अगर बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशक, वो इंडियन मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जो अगर इनका डेटा देखें तो 2025 जनवरी में लगभग 50,000 करोड़ का बिकवाली वो कर चुके हैं, जिसके कारण निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल चुका है। अब मार्केट में पैनिक का माहौल बना हुआ है। एफआईआई आखिर मार्केट से पैसा निकाल क्यों रहे हैं? इसके कुछ कारण है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला कारण है यूएस बॉन्ड रेट बढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर को यूएस बॉन्ड में ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। तो देखिए, जब आपको अपने ही कंट्री पे ज्यादा रिटर्न बॉन्ड से मिल रहा है, जो कि ज्यादा सेफ होता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना यहाँ से कुछ पैसा निकाल के वहां लगाएंगे। तो पहला कारण ये हुआ। दूसरा, चाइना मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मूव। अब इन्वेस्टर्स का, जहां तक मैंने देखा, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया, जिसके कारण मेरे को ये समझ में आया कि इन्वेस्टर्स जो है ये स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं, सेल इंडिया बाय चाइना। ठीक है, तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी तो ये तो भी बना रहेगा। यूएस इंटरेस्ट रेट काफी हाई होना एक कारण बन रहा है। इससे आपका डॉलर मजबूत हो रहा है, यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपना पैसा यूएस मार्केट में ही लगाने में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण से भी ये अपने मार्केट में गिरावट आ रही है। तीसरा कारण जो है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जिसमें से यूएस चाइना ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर फिर से स्टार्ट हो गया जब से आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए। चाइना मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है भारत से, लेकिन वो कारण क्या हो रहा है, जैसे आईटी सेक्टर्स की कुछ ऐसे गतिविधियां हो रही हैं, जैसे आपका एआई। ठीक है, चाइना के पास एआई भी आ चुका है खुद का, और यूएस के पास ऑलरेडी है। अभी अब हमारे पास नहीं है, मे बी आने वाले टाइम में शायद हमारे देश की कंपनियां भी लेकर आए। ठीक है, एआई अब वो काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं, आईटी सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो एक आईटी इंजीनियर को काम करने में 3 महीने लगते हैं, वो एआई का एक
जो मैंने उसको एनालिसिस किया, मैंने खुद ट्राई किया उसको, तो वो मुश्किल से एक दिन में आपका पूरा काम कर देता, वो भी 2-4-10 हज़ार के एक्सपेंसेस पे। तो अब देखिए कि कितना बड़ा जॉब इम्पैक्ट पड़ेगा और उन कंपनियों पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो इससे बेनिफिट मतलब प्रॉफिट कमाती थी। कोई वेबसाइट जो 2 महीने में बना कर देती थी, वही एआई उनको दिन भर में बना कर दे देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आईटी सेक्टर में गिरावट आ रही है। मे बी ये एक छोटा-सा कारण हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ मैंने सिर्फ सोर्सेज़ से डेटा कलेक्ट किया। मैंने खुद मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है, मैं सोर्सेज़ को ही खंगाल सकता हूँ। मेरा पर्सनल ऐसा कुछ वो है ही नहीं, ठीक है? दूसरा कारण रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और ईरान इजराइल में जो तनाव चल रहा है, इससे ग्लोबल मार्केट में पैनिक है। जब तक ये नहीं शांत होगा तो कहीं ना कहीं असर इसका हमारे देश में भी पड़ेगा। यूएस और यूरोपियन मार्केट भी गिर रहे हैं दोस्तों। जब दूसरे देश भी गिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर अब आप ये सोच के बैठ जाएं कि यूएस डॉलर बढ़ रहा है मतलब यूएसए का भी मार्केट बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं, वो भी गिर रहा है। चाइना का मार्केट भी गिर रहा है, यानी ये ग्लोबली हो रहा है। इसका सबसे मेन कारण है ये ग्लोबल क्राइसिस, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, उनके कारण भी ये हो रहा है, ट्रेड वार। और इन्होंने यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली दूसरे कंट्रीज के लिए टिट फॉर टैट, जैसे अभी इंडिया के लिए उन्होंने किया कि भाई जितना आप हमसे इंटरेस्ट रेट लोगे, यानी जितना आप टैक्स लगाओगे उतना हम आपके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएंगे। ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है। जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो उससे अपने देश का मार्केट कैसे बच सकता है, आप खुद सोचिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ से पैसे निकाल के हम कहीं और लगा सकते हैं, तो ये आपकी गलती है। बाजार गिर रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी गिर रहा है, तो इसमें पैनिक होने की इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बाजार रिकवर कब हो सकता है। तो मैंने जो अभी आपको कारण बताए गिरने के, उनको जस्ट उल्टा कर लीजिए। जीडीपी को फिर से वापस आ जाए अपने लेवल पे, मतलब थोड़ा सा रिकवर कर जाए, 6.5 से 7.5 आ जाए, तो ऑटोमेटिकली बाजार ऊपर चलने लगेगा। दूसरा कारण, अगले क्वार्टर में बैंकिंग और आईटी सेक्टर और अदर सेक्टर्स का रिजल्ट इंप्रूव होके आ जाए। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण, ये कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन, आपका इजराइल ईरान, यूएस ट्रेड वार, और ये यूएस और चाइना ट्रेड वार जो है, और जैसे इन्होंने इतने टैक्सेस बढ़ाए हैं और इतना इंटरेस्ट रेट लगाया है, ये सब चीजें कम होने लगे तो अपने आप बाजार अपने लेवल पे आने लगेगा। तो अभी ये क्वेश्चन उठता है कि क्या बाजार अभी इस लेवल से भी नीचे गिर सकता है। तो देखिए अभी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 22,500, और उसको अभी रिसेंट के टाइम में बाजार ने तोड़ दिया है। जब ऐसी सिचुएशन हो गई है, एक दिन में उसने तोड़ दिया है, क्योंकि गैप डाउन होकर नीचे खुला। अभी लास्ट ट्रेडिंग डे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे की, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे खुला ओपन हुआ और उसके नीचे क्लोज हो गया। तो ये एक गिरावट का ही संकेत है, लेकिन यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे है, इस लेवल पे नजर बना के रखिए। मे बी यहाँ से भी एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता, फिर गिरेगा, और फिर यहाँ पे छोटा सा बाउंस बैक देकर नीचे गिर के फिर वापस ऊपर रिकवर कर जाए। क्योंकि ये 22,000 जो है ना, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। 22,000, 22,000। तो जब तक ये बना हुआ है तब तक अभी इतना ज्यादा पैनिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब इसके नीचे भी जाने लगे तब क्या करें। तो देखिए मैं सलाह यही दूंगा कि फ्यूचर सेलर्स थोड़ा सा अवॉइड करें बाजार को, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अचानक से बाजार में रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। और जिनको बाई करना है तो छोटे मोटे स्टॉक्स में जितना आपके पास कैपिटल है उसका 5% के आसपास आप रिस्क लें, यानी 1 लाख है तो 5,000 के आसपास से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें। और प्रॉपर आपकी बाइंग कब आएगी, देखिए मैंने कुछ इंडिकेटर लगाए हैं, बहुत सरल इंडिकेटर है, आप लगा सकते हैं अपने सिस्टम पे। देखिए मेन बाइंग तो ये 23,700 के बाद ही आनी है, लेकिन आपको इंडिकेटर भी यहाँ पे हेल्प करेंगे, जैसे सुपर ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, तो इनके ऊपर भी जाकर क्लोजिंग करे तो एक और छोटी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो आप इंडेक्स में ना लेके आप स्टॉक में भी जा सकते हैं, वो ज्यादा सेफ का है, मतलब सेफ तो देखिए बाजार में कुछ होता ही नहीं है। तो अभी आपको मैंने सारी चीजें बता दिया है लगभग कि बाजार गिर क्यों रहा है, क्या इसके कारण है, और ये ऊपर कब जाएगा। देखिए बाजार ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा क्लिक अप चाहिए, क्योंकि बाजार बहुत ज्यादा करेक्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो गया है। और इस प्रकार की गिरावट जो है वी शेप गिरावट है, ये इसको वी शेप बोलते हैं, ठीक है, यानी उल्टा वाला भी है, वी वैसे ऐसे बनता है, ये वी शेप गिरावट है, उल्टा वाला। तो अगर इस तरह में प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता दूं, इस तरह की सिचुएशन में जब ये ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे जब ये इसको तोड़ेगा इस लेवल को, जितनी ये गिरावट है तो मे भी और नीचे जा सकता है। लेकिन मेरा यही मानना है कि ये एक करेक्शन है, आप एक एज अ करेक्शन इसको आपको ट्रीट करना चाहिए। एंट्री करें या ना करें, लेकिन सेलिंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड आपको करना चाहिए।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स भी मिल रहे हैं। फिबोनाची का भी लेवल देखेंगे तो एक 0.6 वाले गोल्डन रेशियो पे बाजार है अभी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी है आपका एनालिसिस आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अपना छोटे-मोटे ट्रेड लीजिए, ज़्यादा बड़े ट्रेड के लिए बिल्कुल भी मत जाइए आप, क्योंकि बड़े ट्रेड हमेशा नुकसान का कारण होते हैं। हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखा कीजिए, ठीक है? अब हर नई गिरावट पे नए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या आप वहाँ पे लेंगे? सवाल ये भी है। तो बिल्कुल, जो भी अब गिरावट आए, तो बहुत छोटी-छोटी क्वांटिटी में आप ऐड कीजिए, बहुत छोटी क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको इम्पैक्ट ना पड़े, यानी आपको नुकसान ना हो, ठीक है? अभी जो है हाई रिस्क जोन में है बाजार, इसलिए एफएनओ में आप ज़्यादा पोजीशन ना बनाएं, मार्केट में क्लियर सपोर्ट बनने दें, फिर उसके बाद हर गिरावट में धीरे-धीरे क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करना स्टार्ट करें। जैसे रिलायंस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। टाटा मोटर्स तो बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत खराब है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गिरने के कारण भी मैंने आपको समझा दिया कि बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यही हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक कारण टाटा मोटर्स का ये निकल के आ रहा है कि भाई टेस्ला वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया के इम्पैक्ट आएगा इसका, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो बंदे हैं एफएमसीजी में, फार्मा में, आईटी में छोटी-छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करें, एसआईपी करें, ये म्यूचुअल फंड वगैरह आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करने का ये सही समय है आपके लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें जब भी बाजार गिरे नीचे। छोटी अमाउंट में ईएमएफ भी कर सकते हैं आप। अब 2 सवाल हैं आपसे, क्या ये मार्केट अभी और गिरेगा कि या ये सिर्फ करेक्शन था? या ये 2008 जैसी मंदी की शुरुआत? क्या इस मार्केट में आप स्टॉक खरीद रहे हैं या अभी और आप गिरावट का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका ओपिनियन है आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दीजिए, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और इंट्राडे स्ट्रेटजीज के लिए मैंने अपने इसी वीडियो में ऐड कर दिया। इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा। अभी मैंने 2 स्ट्रेटजीज डाले हैं वहाँ पे। बहुत छोटी-छोटी स्ट्रेटजीज हैं, सिंपल है, सरल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन मेरा यही कहना है दोस्तों, कोई भी ट्रेड करें आप, हमेशा प्रॉपर्ली उसको एनालिसिस करें और बैक टेस्ट करें। कोई भी स्ट्रेटजी पे आप काम करें तो बैक टेस्ट करें एटलीस्ट 15 दिन, और फिर लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड पे कम से कम 1 हफ्ते। फिर जब आप स्टार्ट करें बहुत छोटी सी क्वांटिटी पे, इतने में भी आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप संपर्क करें। इस वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और भगवान करे कि मार्केट फिर से अपने उच्चतम लेवल पे पहुंचे और हमारा देश तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत।